वेलकम वेलकम छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुसाफिर कैफे देखने के बाद हर किसी का एक सवाल है। चंदर सुधा को चॉइस करेगा या फिर प्रीति को? अब यहाँ पे मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है। क्या हो अगर वो तीनों एक ही हो तो? एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आगे आपसे साझा करूंगा। अगर आप देखो, क्या हो अगर वो तीनों एक ही है तो फिर चूज करने की जगह कहाँ पे आई? और दिल और दिमाग दोनों एक साथ चले और बैलेंस लाइफ मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। आओ आगे बताते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मुसाफिर कैफे देखने के दो नजरिए दिखाऊंगा। शायद इसका अगर कोई दूसरा पार्ट आता है तो आपके और मेरे हिसाब से जो भी नजरिया हम यहाँ पे बता रहे हैं उनमें से कोई एक सही हो सकता है। मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, बट मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ देखने का नज़रिया है कि मुसाफिर कैफ़े को किस तरह से मैंने देखा। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप मुसाफिर कैफ़े दोबारा देखेंगे। चलो, सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ जिससे आगे का सफ़र थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, मेरे लिए। मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगी, आपको मेरी बातें समझने में आसानी रहेगी। ये बात है दो कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स, अब मुसाफिर कैफे में कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ गए? सीरीज है भाई, सीरीज नहीं है वो, एक बुक भी है मुसाफिर कैफे नाम की। प्रकाश दुबे, दिव्य प्रकाश दुबे या फिर उसके कोई ऑथर है। अगर मैं यहाँ पर गलत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। जब तक मुझे पता है दिव्य प्रकाश दुबे ऐसे कोई ऑथर है मुसाफिर कैफे के, और न्यू जॉनरा में लिखते हैं इसलिए कैफे है। पहले कहाँ कैफे था यार। दो कॉन्सेप्ट है, एक है अप्लोनोई, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे आदत नहीं है ना फ्रेंच बोलने की, इसलिए धीरे से प्रोनाउंस करता हूँ। अपलोनी एंड डायनोजियन, ये दो कॉन्सेप्ट है। फिलोसोफर का नाम आपने सुना होगा, निज्जा। सुना है ना? ऑफ कोर्स सुना होगा, बहुत बड़े फिलोसोफर है। और मेरी वीडियो में उसका जिक्र कभी कभी होता ही रहता है, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। आपको इसके ऊपर और कुछ जानकारी चाहिए या फिर फिलोसोफी के ऊपर कुछ और जानने की कोशिश करनी हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए, दोनों साथ मिलकर कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो जो नीचे वाला बटन है ना, ये, हाँ ये वो वाला, उसको प्रेस कर दो। आगे बढ़ते हैं। निज्जा ने अपनी बुक बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में एक आइडिया दिया था, हर इंसान, हर आइडिया, हर आर्ट, हर कल्चर दो फोर्स से बनते हैं। तो और हमने जो नाम लिए अपलोनी एंड डायनोजियन, ये उनके दो फोर्स हैं, उन्होंने नाम दे दिए। और रुको, सिर्फ फिलोसोफर नहीं, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी भी ऐड करके बताता हूँ, नहीं तो तुम ही लोग कहोगे कि फिलोसॉफी तो बस ऐवे ही होती है, जो भी मन में आया बात कर दी, बात खत्म। नहीं, अब मैं आपको साइकोलॉजी के भी कुछ कुछ क्या, दो फैक्ट्स, हमारे देखने के तरीके दो है, नजरिए दो है, तो उस हिसाब से हमने साइकोलॉजी के दो सिस्टम हम यहाँ पर ऐड करते हैं। पहला है कैन, पहला नहीं, सिस्टम वन। दोनों सिस्टम का नाम है सिस्टम वन और सिस्टम टू। कॉनमैन ने एक साइकोलॉजी बताई थी उनकी किताब में जिसका नाम था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उनमें उन्होंने दो सिस्टम बताए थे, और ये दोनों सिस्टम निज्जा के अपलोनी और डायनोजियन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिमिलर लेके चलते हैं। आप ये मत सोचना मैं देख कर आ रहा हूँ, ये पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए हैं कि मुझे प्रोनाउंस करने में या फिर आपको बताने में कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर कुछ भूल ना जाओ, इसलिए। तो फिर ज़्यादा मत देखो, ऐसा है तो आप फ़ोन को उल्टा कर दो। मैं यहाँ पे कोई दासू एनिमेशन या फिर बेस्ट विजुअल लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ ऑडियो सुनने लायक है मेरी वीडियो में। बाद में अगर कभी बड़े यूट्यूबर बने तो सब भी कर लेंगे जो और लोग करते हैं। अभी
फोन को उल्टा कर दो, इस तरह से फोन है, इस तरह से कर दो, ठीक है। और सुनो, सिर्फ मैं कहाँ देख रहा हूँ वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। कॉनमैन की साइकोलॉजी सिस्टम है एक, फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल, तुरंत रिएक्शन, किसी को देख के वाव फील करना। अब कॉन्सेप्ट पहला निज्जा का, उसका कौन सा था, अप्लोनी। अप्लोनी को उसका सिस्टम कहता है ये एक केओस है, पैशन है, इंटॉक्सिकेशन है, जब तुम लॉजिक भूल के बस फील करते हो, किसी म्यूजिक को सुनते हो, गुम हो जाते हो, किसी के प्यार में डूब जाते हो। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, उन्होंने डिटेल में बताया है। और साइकोलॉजी में कॉनमैन ने सिस्टम 1 में इस तरह से बताया कि फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल, तुरंत, और किसी को देख के एग्जैक्ट पॉइंट पे वाव फील करना। ये दोनों सेम सेम है, इसको याद रखना, आगे काम आएगा। दूसरी सिस्टम है डायनोजियन। कहाँ पे था, हाँ, ये कॉन्सेप्ट वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें ऑर्डर है, क्लैरिटी है। जब तुम प्लान बनाते हो, बाउंड्रीज बनाते हो, इन शॉर्ट एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, एक रूल फॉलो करते हो, बस एवे ही कुछ भी नहीं कर देते जो दिल में आया है वो। और कॉनमैन की दूसरी सिस्टम भी यही है कि लाइफ को थोड़ा स्लो रख के चलो, लॉजिकल साइड देखो, कैलकुलेट करते रहो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, बस एवे ही कूद मत जाओ। दोनों आपको समझ आ गई? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस शब्दों का फर्क है, लेकिन शब्दों के भाव जो है वो सेम है। अब समझ आ गया कि हम मुसाफिर कैफे में घुस सकते हैं, क्योंकि आपने ये दोनों सिस्टम और कॉन्सेप्ट सीख लिए, मतलब सुन लिए। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल और दिमाग का कॉन्सेप्ट किस तरह से मुसाफिर कैफे में बैठेगा। चलो समराइज कर दूं। एक ऐसा जो अपनी दिल की सुन के बिना सोचे समझे जो करना है वो कर लेता है, और दूसरा ऐसा कि हर चीज को लॉजिकल पॉइंट, प्रैक्टिकलिटी और कैलकुलेट करके आगे बढ़ता है। आओ अब हम मुसाफिर कैफे चलते हैं समझने के लिए। इस कहानी की शुरुआत मेरी लाइफ में कहाँ से हुई, एक दोस्त का मैसेज आया, फोन आया, कॉल आया, डीएम आया, कुछ भी मान लो आप, लेकिन एक इंटरेक्शन के बाद मैंने मुसाफिर कैफे देखी है, वो बात सच है। उसने मुझे पूछा कि सुधा और प्रीति में से चंदर किसको चूज करेगा। आई वाज लाइक व्हाट, ये चंदर कौन है, पहले तो ये बताओ, सुधा और प्रीति बाद में। तो बोला मुसाफिर कैफे करके कोई सीरीज आई है, उसमें ऐसा सब कुछ है, ऐसा सब कुछ है, लव ट्रायंगल जैसा है, तुम एक बार देखो और मुझे बताओ कि क्या हो सकता है इसमें। क्योंकि एंड उसने क्लोजर इतना अनसेटिस्फैक्शनली छोड़ा है कि उसको उस क्लोजर को देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे सीरीज का एंड होना चाहिए था। I was like, ओके आगे बढ़ा। उसने बोला आगे नहीं बता सकता, तुम सीरीज देख लो। तो फिर मैंने सीरीज देखी, और मुझे शुरू के 1-2 एपिसोड में ही हिट हो गया था कि यहाँ पे मेटाफर में जो कैरेक्टर है वो शायद किसी मेटाफोर के जरिए चल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने ऑथर की इंटरव्यू नहीं देखी, उसके पॉडकास्ट नहीं देखे, उसने क्या क्या सोच के ये तीनों बनाए। लव ट्रायंगल एग्जैक्ट एज इट इज जिसमें जैसा दिख रहा है वैसे ही, या फिर इन तीनों को एक मेटाफर की तरह दिखा रहा है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी और दिल की आवाज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। इसलिए मैं आपको 2 नजरिए दूंगा, क्योंकि एक नजरिया मुझे ये लेना है कि ये तीनों मेटाफर की तरह चल रहे हैं, तीनों आपस में लिंक है, लेकिन इसको इस तरह से दिखा रहे हैं विजुअली कि तीनों एक इंसान के मन में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। एक नजरिया ये है, और दूसरा इसको एज इट इज लेते हैं, जिस तरह से लव ट्रायंगल का सीन देख रहे हैं हम लोग, उसी तरह से लेते हैं कि इस तरह से अगर इसको देखें तो इसका एंड ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो क्लोजर लगेगा कि यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं इस कहानी को, यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मुसाफिर कैफे की कुछ लाइन बता दूं। पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं सुधा और प्रीतिका, कि सुधा को तुम एज ए मेटाफर देखो, जो मैंने देखा था
पहले वो नज़रिया देखते हैं, ठीक है। बाद में हम एज इट इज़ लेके इसका फाइनल सॉल्यूशन देख लेंगे कि क्या हो सकता है। सुधा को तुम इस तरह से देखो कि सुधा की आवाज़ जो है वो चंद्र के दिल की आवाज़ है, और प्रीति की जो आवाज़ है वो चंद्र के दिमाग की आवाज़ है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2, आगे हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो दिल की आवाज़ कैसी होती है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी अच्छा लगता है तो कर दो। और दिमाग क्या करता है, लॉजिकल देखता है, प्रैक्टिकली होकर सोचता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्टेबिलिटी के साथ। अब मैं आपको प्रीति की बातें और कुछ सुधा के लाइंस बताऊंगा जिससे मुझे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, सुधा पे दिल का कॉन्सेप्ट बैठता है और प्रीति पे दिमाग का, क्योंकि दोनों अलग अलग बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन बिहेवियर है, जैसे दिल और दिमाग का हमारे साथ होता है। सुधा की कुछ लाइन है कि मंडे को कम जीते हो क्या, सबसे पहली लाइन है जो मैंने नोट करके रखी थी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए कुछ बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है, लेकिन पहली लाइन मैंने ये नोट करी थी कि मंडे को कम जीते हो क्या। दूसरी लाइन है कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं, खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। अब ऐसी बातें तो दिल ही कर सकता है, दिमाग पर इतनी इमोशनल बोझरेशन नहीं होती है कि वो इतना इमोशनली होके कुछ डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ऐसी इमोशनल बातें ज़्यादातर दिल को ही सूट करती है, और थोड़ी सी फिलोसॉफी, ये दोनों दिल को ही सूट करती है। आखिरी लास्ट लाइन ले लेते हैं सुधा की, अंधेरे में किसी और की कहानी क्यों देखना जब इतना कुछ बाहर है देखने को। जब वो बात आती है कि चंद्र कहता है कि मेरा तो यही प्लान था कि तुम्हारे साथ मिलके मूवी देखने जाएंगे, शाम तक फिर वो अपनी मीटिंग खत्म करके मैं वापस घर चला जाऊंगा। लेकिन तब सुधा ने कहा कि अंधेरे में किसी और की कहानी देखने से अच्छा है, बाहर इतना कुछ है देखने को, वही देख लेते। ऑब्वियसली ये दिल को रिफ्लेक्ट करता है, तुम इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग इस तरह से तुम्हें लॉजिक नहीं दे पाएगा। दिमाग कहेगा कि यार खैर छोड़ो, फिक्शन ही तो है, देख लो मजा आएगा, क्या पता। अब प्रीति की लाइन कुछ देखते हैं। पहले कहाँ लिखा है ऐसा रूल कि हम दो लोगों से अलग अलग लाइफ स्टेजेस से प्यार नहीं कर सकते। प्रीति यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो करती है कि जब चंद्र के साथ पहले सुधा थी, अब सुधा छूट चुकी है, उसकी लाइफ में अब प्रीति आ चुकी है, और कोई उससे पूछ रहा है कि तुम उस इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो जो पहले से ही किसी और का है। तो उस वक्त प्रीति जवाब देती है कि ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्लैरिटी दी है कि लाइफ के अलग अलग स्टेज पे एक साथ नहीं। मतलब वो अभी प्रीति को भी प्यार कर रहा है, सुधा को भी प्यार कर रहा है, इस तरह से नहीं। पहले सुधा को प्यार करता था, अब वो प्रीति को प्यार कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग भी, उसका स्टैंड भी क्लियर हो गया के साथ अब चंद्र की कोई अटैचमेंट भी नहीं है, और अब उसकी लाइफ में सिर्फ प्रीति 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 है। ये पॉइंट भी उसने साबित कर दिया, और अपनी बात भी कह दी, जवाब भी दे दिया, और सामने वाले को थोड़ा सुकून भी मिल गया। और दूसरी बात करते हैं, जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए। समझदारी है, लॉजिकल भी है, ऐसा हो भी सकता है। तीसरी बात, हर एंड अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। इन केस इन दिस शॉर्ट लाइक टॉक 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 के सुधा के साथ का वो चंद्र का अंत प्रीति और चंद्र की नई शुरुआत लेके आया। ठीक है, अब निकलते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुम देखो, सुधा है एक चंद्र के दिल की आवाज, और प्रीति है दिमाग की आवाज। दिल की आवाज क्या कहेगी, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लो, जो करना है वो ही करो, कुछ और मत करो। दिमाग क्या बोलेगा कि कुछ सोचो समझो, आगे बढ़ो, प्लानिंग करो, वेल स्ट्रक्चर बनाओ, फिर जाके अप्लाई करो, ठीक है। और अगर हम इसको मेटाफर की तरह से देखें, सुधा और प्रीति को दिल और दिमाग की आवाज, तो फिर चंद्र हम उस इंसान की तरह देख सकते हैं कि जिसके मन में ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिल और दिमाग के बीच में, सही है।
तो इसका एंड किस तरह से हो सकता है कि आप देखोगे अगर दिल और दिमाग में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिल की बातें छूट गई है, अब सिर्फ दिमाग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल है जो उछल उछल कर अपनी बातें अपने दिमाग तक पहुंचा रहा है। तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि बुक में, मैंने अभी बुक नहीं पढ़ी है, बुक पढ़ लेता तो मैं आपको शॉर्ट बता देता कि वहाँ पे एंड हो चुका है या फिर कोई पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो अगर बुक में उसका एंड इस तरह से हो कि सुधा, प्रीति और चंदर तीनों एक साथ रहते हैं और एक कोई रास्ता निकाल लेते हैं एक साथ रहने का, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जो दिल और दिमाग के बीच में से निकलता है और दोनों बैलेंस होकर चल सकते हैं। एक बात है कि दिमाग को एक तरह से स्टेबिलिटी में चंदर दिमाग के साथ स्टेबल रहेगा और दिल को थोड़ी फ्रीडम देगा, तुम्हें जितनी चाहे तुम मचाने या मचा लो, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, जब भी मुझसे मिलना हो तो यहाँ आ जा। अपने दिल से चंद्र वो बात क्लियर ही बोल देगा। इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, समझ गए। मतलब एक मेटाफर है जो दिल दिमाग के कंफ्यूजन को चंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। अगर तीनों आपस में से, अगर इसको ऑथर इसको दिल और दिमाग के कंफ्यूजन का मेटाफर ही लेकर चल रहे हैं तो इसका एंड ये होगा कि तीनों एक साथ में रहेंगे, खुशखुशाल जिंदगी बिताएंगे। सुधा आ जाया करेगी लेकिन चंद्र और प्रीति दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। अब लेते हैं इसको एज इट इज लव ट्रायंगल की तरह। अगर ये लव ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो फिर यहाँ पर चॉइस नहीं, सेक्रीफाइस आना चाहिए था। चंदर को क्या करना चाहिए, चंदर सुधा को सिलेक्ट करेगा या फिर चंदर प्रीति को चूज करेगा, उसमें सेक्रीफाइस आएगा, चॉइस नहीं आएगा। क्योंकि अगर चंदर को सुधा के ड्रीम्स की इतनी पड़ी है कि सुधा को वो उसके सपनों से दूर करना नहीं चाहता है और उसे अपनी लाइफ जीने दे रहा है, तो फिर चंदर उसी बिहेवियर को प्रीति के ऊपर भी अप्लाई करेगा। प्रीति के भी ड्रीम्स है ना, प्रीति तो वो कर रही है। देखो सुधा ने जब चंदर ने सुधा को बोला था कि ड्रीम्स इवॉल्व भी तो हो सकता है, तब सुधा ने क्या कहा था कि तुम मेरे लिए अपने सपने को क्यों बदल रहे हो। तो फिर यहाँ पे चंदर की पैटर्न में या फिर बिहेवियर में कह लो, वो एक आइडिया आ गया है कि दूसरे की वजह से हमें अपने ड्रीम्स को इवॉल्व या फिर चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब चंदर उस हिसाब से, उस बिहेवियर वाले पैटर्न से प्रीति को भी ये बात कहेगा कि तुम मेरी वजह से अपने सपने को क्यों सेक्रीफाइस करो। ऐसा हो सकता है अगर एक फेयर क्लोजर चाहिए तो। अगर चंदर सुधा को छोड़ के प्रीति के साथ रहता है तो फिर यहाँ मुझे प्रीति के साथ एक अनफेयर वाला आइडिया दिख सकता है, मुझे दिखता है। एक फेयर, एक जो जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से हमको सही लगेगा। चंदर, बेशक तुम चंदर को कैसा भी मान लो, चंदर के पास चॉइस है, लेकिन उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चंदर यहाँ पे प्रीति और सुधा के बीच में दोनों को लेट देम गो, लेट देम बी फ्री वाली फीलिंग से आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर वो सुधा के सपनों की इतनी वैल्यू करता है तो यहाँ पे उसको प्रीति के सपनों की भी वैल्यू करनी पड़ेगी। चंदर की वजह से प्रीति के सपने जो इवॉल्व करने की बात करे या फिर चेंज होने की बात करे, वो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि प्रीति की आंखों में राहिल के लिए वो जगह दिख रही है जहाँ पे वो खुश हो सकती है शायद। हालांकि उसकी बॉन्डिंग चंदर के साथ है, वो चंदर के साथ रहना भी चाहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहिल की आंखों में मतलब
प्रीति की आंखों में जब राहिल से वो बात करती है तो तुम्हें वो एक अलग सी एक तरह से वो शाइन जो दिखती है ना कि हाँ यहाँ पे इंसान खुश है, जो महसूस कर रहा है वो किसी को बताएगा नहीं, लेकिन हाँ वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा है किसी की बातों की वजह से, किसी की प्रेजेंस की वजह से या फिर कुछ भी। तो फिर अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज है जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब तुम अगर कोई इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी कोई कुछ बोले कि चंदर प्रीति को चूज करेंगे या फिर सुधा को बोलना कि चूतिए, तो बस कर। ये पॉइंट ही नहीं है कि चंदर किसको चूज करेगा। अगर इस तरह से देखो मेटाफर की तरह कैसे, तो चंदर को चूज नहीं, तीनों को बैलेंस करके रहना। और अगर लव ट्रायंगल की तरह के देखो तो चंदर को दोनों को लेट देम गो फ्री और अपने आप को चूज करना है, किसी को चूज नहीं करना है। अपनी जिंदगी को, अपने आप को चूज करना है। उसकी लाइफ में उसके हिसाब से जो भी फिट आएगा, जिसको भी वो चेंज नहीं करने की कोशिश करेगा, वो जैसा है उसी तरह से वो उसकी लाइफ में सेट हो रहा है, वो होगा चंदर का सही लाइफ पार्टनर, उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अभी सुधा और प्रीति में से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। बाकी मेटाफर में तरह से लो दिल दिमाग के बीच की कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर दोनों को सेट करके एक बीच वाला रास्ता निकलेगा जिसके ऊपर चंदर, प्रीति और सुधा तीनों चलेंगे। सुधा को थोड़ी फ्रीडम ज्यादा होगी क्योंकि वो दिल है, वो मचलेगा, संभलेगा, कूदेगा, फिरेगा, भागेगा, दौड़ेगा, इसलिए सुधा को आने जाने की फ्रीडम होगी। प्रीति को दिमाग की तरह स्टेबल रहना होगा चंदर के साथ। तो ये थे मुसाफिर कैफे के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ साझा किए। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन या फिर फिलोसॉफिकल पॉइंट पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी को ये लिंक भेजें। खास करके जो भी ये सवाल कर रहा है कि चंदर सुधा को चूज करेगा या प्रीति को, ठीक है, उन सबको भी पता चले कि किस तरह से देखा जाए, किस तरह से सोचा जाए, ना कि एज इट इज चंदर ऐसा है, सुधा ऐसी है। कुछ समझो पहले कि एक ऑथर क्या कहना चाहता है। हालांकि तुम गलत हो, ऑथर के साथ तुम्हारे थॉट मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लगे, इस तरह से बात करो, चॉइस की बात मत करो। तब तक के लिए दूसरी वीडियो देखो, रिश्ते कैसे तोड़े जाए, वो पहले नीचे देखो, नीचे सजेशन में नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, जो वीडियो के नीचे चैनल का नाम है ना, उस पे क्लिक करो, उसमें आ जाएगा वीडियो कैसे अलग रिश्ते कैसे तोड़े। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।